नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगा। दिल्ली के लगभग सभी सुल्तानों की भवन निर्माण में बहुत ही अधिक दिलचस्पी थी। तुर्कों की भारत विजय के समय तक मध्य एशिया में स्थापत्य कला की विशिष्ट शैली विकसित हो चुकी थी। यह शैली ट्रांस ऑक्सियान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, उत्तर अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिम यूरोप की स्थापत्य शैलियों और अरब की मुस्लिम शैली के समन्वय से बनी थी। इस शैली को इस्लामिक या सारसैनिक नाम से पुकारा जाता है। 12वीं सदी के अंतिम दशक में तुर्क विजेता स्थापत्य कला की यह शैली अपने साथ भारत लेके आए। इस विदेशी स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषताएं थी गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें, मेहराब, मेहराबी डांटदार छतें। किंतु तुर्कों को भारत में एक बहुत ही विकसित स्थापत्य कला मिली। भारतीय स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं थी पट्टी हुई छतें, आगे निकले हुए ब्रैकेट, शिखर, घोड़ियों पर आधारित मेहराब, चौड़े छज्जे और छोटे छोटे गोल और चौकोर खंभे। क्योंकि मुसलमान विजेता थे, इसलिए उन्होंने यहाँ इमारत के निर्माण में इस्लामिक स्थापत्य कला का ही अनुसरण किया, परंतु वे अपनी मध्य एशिया की इमारत की ज्यों की त्यों नकल यहाँ नहीं कर सके। उन्होंने जो इमारतें यहाँ बनवाई, उन्हें वे स्थानीय स्थापत्य कला के प्रभाव से नहीं बचा सके, और इस प्रकार इन दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ, जो हिंदू मुस्लिम शैली के नाम से जानी गई। मुस्लिम और भारतीय स्थापत्य कला के समन्वय में जिन तत्वों ने बड़ा योगदान दिया, वे हैं मुस्लिम शासकों का भारतीय कारीगर और संगत राशों से काम लेना पड़ा। इन लोगों की इमारतों की रूपरेखा और उनकी रचना के तरीके के बारे में अपनी अलग ही धारणा थी, जो सदियों से यहाँ प्रचलित थी। इसलिए उन्होंने तुर्क शासकों द्वारा बनाई गई इमारतों में सजावट और बनावट की बहुत सी भारतीय परंपराओं का समावेश कर दिया। प्रारंभिक तुर्क विजेताओं ने बहुत से हिंदू और जैन मंदिरों को गिरवाकर उनकी सामग्री में ही अपनी मस्जिद, मकबरा और महल का निर्माण कराया। हिंदू और मुस्लिम शैलियों में बहुत ही विभिन्नता होते हुए भी दोनों के इमारतों में कुछ बातें मिलती हैं। इसलिए कभी कभी तुर्क शासकों ने हिंदू और जैन मंदिरों की चौरस छतों को तोड़कर उनके स्थान पर गुंबद और मीनार बनाकर उन्हें मस्जिद का रूप दे दिया। सर जॉन मार्शल के शब्दों में हिंदू मंदिर और मुस्लिम मस्जिद एक मिलती जुलती बात यह थी कि दोनों ही में एक खुला आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे और स्तंभों की पंक्तियां बनी रहती थी। इस योजना पर बने हुए मंदिरों को सरलता से मस्जिदों में बदला जा सकता था, इसलिए विजेताओं ने सर्वप्रथम उनकी इन कार्यों का उपयोग किया। फिर भी एक आधारभूत विशेषता जो दोनों स्थापत्य शैलियों को कड़ी का काम करती है, वह थी हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही कलाएं सजावट प्रधान थी। इन्हीं कारणों से स्थानीय हिंदू कला मुस्लिम स्थापत्य कला को प्रभावित कर सकी। हम सर्वप्रथम बात करेंगे गुलाम वंश कालीन स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत काल की पहली कृति दिल्ली की क़ुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। वह मोहम्मद गोरी द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था। इस मस्जिद का निर्माण 1195 में प्रारंभ होता है और 1199 में समाप्त हो जाता है। ये एक हिंदू मंदिर के चबूतरे पर मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा गिराए गए हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से बनाई गई थी। इस मस्जिद के बहुत से खंभे, शतीर और खंभों के शिरोभाग हिंदू मंदिरों को तोड़कर प्राप्त किए गए थे और उन्हें शीघ्रता से काट छाँट कर मुस्लिम मस्जिद की आवश्यकता के अनुसार बना लिया गया था। इसमें इस्लामिक शैली की केवल एक ही विशेषता है, सामने एक पत्थर की जाली है जिस पर मुस्लिम ढंग की डिजाइन और सजावट है और कुरानों की आयत खुदी हुई है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई एक अन्य इमारत है अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा। यह भी एक मस्जिद है। यह इमारत पहले एक संस्कृत विद्यालय था, जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका ऊपरी भाग गिराकर गुंबज और मेहराब बनाकर इसे मस्जिद का रूप दे दिया। शैली और रचना की दृष्टि से 2.5 दिन का झोपड़ा क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के से मिलता जुलता है, लेकिन यह इसके अपेक्षा अधिक सुंदर और विशाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक की तीसरी इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में प्रारंभ हो गया था,
किंतु वह इसकी केवल पहली मंजिल ही बना सका। बाद में सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश ने अपने गुरु, दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। इसकी कुल ऊंचाई 240 फीट है और इसमें 5 मंजिलें हैं। इसकी रूपरेखा और रचना पूर्ण रूप से इस्लामिक है। कुतुब मीनार को पूर्ण कराने के अतिरिक्त इल्तुतमिश ने कुछ और इमारतों का निर्माण कराया। सबसे महत्वपूर्ण इमारत है ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, जो सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। यह मकबरा कुतुब मीनार से लगभग 3 मील दूर मलकापुर में स्थित है। इसे इल्तुतमिश ने 1231 में बनाया था। भारत में तुर्कों के द्वारा बनाया गया पहला मकबरा था और इसलिए कुतुब मीनार के विपरीत स्थापत्य संबंधी ब्यौरों की बात उस सजावट की दृष्टि से यह हिंदू शैली के अधिक निकट है। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने और भी इमारतें बनवाई, जिनमें हौज ए शमसी, शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद और नागौर स्थित अतारकीन की दरवाज़ा प्रमुख है। इल्तुतमिश के बाद दास वंश के सुल्तानों ने अधिक इमारतों का निर्माण नहीं कराया। जो भी कराया उनमें सर्वप्रमुख है इल्तुतमिश का मकबरा। यह लाल पत्थर का बना हुआ है और कुवत उल इस्लाम मस्जिद के पीछे स्थित है। इल्तुतमिश की इस मकबरे की सल्तनत काल के प्रारंभिक काल में बनी अत्यंत सजावटपूर्ण इमारतों में गिनती होती है। किंतु इसकी सजावट को देखकर ऐसा लगता है कि सजावट आवश्यकता से अधिक कुनियोजित और निर्जीव सी है। बलबन के द्वारा अपने लिए बनाया गया लाल महल नामक भवन दिल्ली में स्थित उसका मकबरा भी इस काल की अन्य महत्वपूर्ण इमारत है। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक शैली पर बना हुआ है और इसके मेहराब भारत में तुर्की सुल्तानों के समय में बनाई गई इमारतों के मेहराब में सर्वोत्तम हैं। हम बात करेंगे खिलजी काल की इमारतें। अलाउद्दीन खिलजी के समय सल्तनतकालीन स्थापत्य कला क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। वह एक महान निर्माता था। उसने अनेक इमारतों का निर्माण कराया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है अलह दरवाज़ा और जम्मत खां मस्जिद। अलह दरवाज़ा दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। यह 1310 में बनकर पूरा हुआ। ये एक वर्गाकार बड़ा कक्ष है जिसके ऊपर एक गुंबद है। इसकी चारों दीवारों पर एक मेहराब दरवाज़ा है। सारी इमारत लाल पत्थर की बनी हुई है, लेकिन सजावट के लिए सफ़ेद संगमरमर की पत्तियों का प्रयोग किया गया है और बड़ी सुंदरता से दीवारों पर कुरानों की आयत खोदी गई हैं। जम्मत खाना मस्जिद दिल्ली में ही निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास बनी हुई है। भारत में निर्मित मस्जिदों में यह पहली ऐसी मस्जिद है जो पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्शों पर बनी हुई है। अलह दरवाज़ा और जम्मत खाना मस्जिद मूल रूप से एक ही नमूने पर बने हैं और दोनों में इस्लामिक स्थापत्य के तत्व देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के पास सीरी नामक एक नया नगर भी बसाया था। श्रीनगर कुतुब क्षेत्र के उत्तर में स्थित है और इसकी नींव 1303 में डाली गई। श्रीनगर में ही उसने हजार सितून यानी हजार खंभों वाले नामक एक महल बनाया था। श्रीनगर के पश्चिम कोने पर उसने हौज खास नामक एक विशाल तालाब भी खुदाया था, जो लगभग 700 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे तुगलक कालीन इमारतें। तुगलक काल में स्थापत्य के आदर्शों और शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और दास और खिलजी युगों की सजावट और वैभव का स्थान इस्लामिक सादगी ने ले लिया। इस परिवर्तन का कारण संभवतः तुर्क सुल्तानों के पास धन की कमी होना और उनका धार्मिक विचार और रुचि में अत्यंत कट्टर होना था। सर जॉन मार्शल इस परिवर्तन की ओर एक कारण और बताते हैं। वे लिखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को लगभग उजाड़कर वहाँ से सारी जनता को जबरदस्ती दौलताबाद ले गया, तब वहाँ के कुशल कारीगरों का अभाव हो गया था। इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप तुगलक सुल्तानों की इमारतें खिलजियों की इमारतें की तुलना में कम सुंदर बन सकी। गियासुद्दीन तुगलक ने जो इमारतें बनाई उनमें दो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है तुगलकाबाद नगर और दूसरा स्वयं उसका मकबरा। तुगलकाबाद कुतुब क्षेत्र के पूर्व में बसाया गया था और यहीं उसने एक महल भी बनाया था। इस महल के बारे में इब्ने बतूता लिखता है कि गियासुद्दीन तुगलक का महल सुनहरी ईंटों से बना हुआ था और जब सूर्योदय होता तो वह इतनी तेजी से चमकता था कि किसी की उस पर आंख नहीं ठहरती थी। अब ये नगर और महल केवल खंडहर मात्र बचे हैं। मार्शल महोदय का मानना है कि कुछ ही पुराने किलों के खंडहर तुगलकाबाद के खंडहरों से अधिक प्रभावदायक होंगे। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा
दौलताबाद नगर के चारदीवारी के भीतर बना हुआ है। ये लाल पत्थर का बना हुआ है। सुंदरता के लिए कहीं कहीं इसमें संगमरमर का प्रयोग भी किया गया है। इसका पूरा विशाल गुंबद संगमरमर का बना हुआ है। मार्शल मार्शल महोदय लिखते हैं कि इस बनावट का विशेषकर चमकदार विशाल गुंबज का प्रभाव यह पड़ा कि इमारतों में कुछ हल्कापन और विविधता आ गई थी, लेकिन फिर भी इसकी पक्की दीवारों और मजबूत आनुपातिक बनावट से इसकी सादगी और मजबूती का यह अनुमान होता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाई गई कई इमारतों का उल्लेख भी हमें मिलता है, किंतु ये सभी संभवतः मामूली सामग्री से बनाए गए प्रतीत होते हैं, क्योंकि अब इनमें से कोई भी इमारत उपलब्ध नहीं है। तुगलक सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक को सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है। उसने अनेक किले, मस्जिद, नहर और मकबरों का निर्माण कराया गया। दिल्ली में हौज खास के पास उसने एक सुंदर दो मंजिला मदरसा बनवाया था, जो फिरोजी मदरसा के नाम से जाना जाता है। उसने अनेक शहरी बसाए, जिनमें हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद प्रमुख हैं। उसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह नामक एक किले का निर्माण भी कराया था, जो अब मात्र खंडर के रूप में बचा है। फिरोज शाह तुगलक के वजीर खान जहां तेलंगानी ने अपना मकबरा बनाया, जो तुगलक काल की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। इस मकबरे का निर्माण उसके पुत्र खान जहां जौन शाह ने 1370 में कराया था। कहा जाता है कि यह मकबरा जेरूसलम के डोम ऑफ द रॉक जैसा लगता है। तुगलक काल की अन्य इमारतों में कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा है, जो लाल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध है। इस मकबरे का निर्माण सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अब हम बात करेंगे सैयद और लोदी सुल्तानों की इमारतें। इस समय तक स्थापत्य कला का पतन आरंभ हो चुका था। सैयद कालीन इमारतों को खिलजियों कालीन इमारतों की नकल भर माना जा सकता है। सैयद एवं लोदियों के समय में खिलजी युग की प्राणवत शैली पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, किंतु ये सीमित अंशों में ही सफल हो सके। इस काल में खिलजी का द्वारा स्थापित खिरजाबाद और मुबारक शाह द्वारा स्थापित नगर मुबारकबाद का निर्माण किया गया। सैयद और लोदी वंशों के समय जो इमारत बनी, उनमें मकबरे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन मकबरों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम तो वे मकबरे जो खाने जाते लंगानी के मकबरे की तरह अठ पहल योजना पर बनाए गए हैं। अठ पहला योजना पर इस काल में बने हुए मकबरों में मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद और सिकंदर लोदी के मकबरे प्रमुख हैं। मुबारक शाह और मोहम्मद शाह सैयद के मकबरे तेलंगानी के मकबरे से भी अधिक अच्छे बने हुए हैं। सिकंदर लोदी का मकबरा मोहम्मद शाह सैयद के मकबरे के नमूने पर ही 1517 में बनाया गया। इसके चारों चारदीवारी की गई है और चारों कोनों पर बुर्जियां हैं। इसकी सजावट को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें टाइल्स लगाए गए हैं। वे अपनी एक विशेषता रखते हैं। इसकी एक अन्य विशेषता है, इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार सिकंदर लोदी का मकबरा दो बातों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो दोहरे गुंबद के लिए और दूसरा चारदीवारी से घिरे होने की कारण। इन दोनों बातों में इसने मुगल काल के मकबरों का मार्गदर्शन किया। वर्गाकार योजना के आधार पर इस काल में जो मकबरे बने, उनमें महत्वपूर्ण है बड़े खां का गुंबद, छोटे खां का गुंबद, बड़ा गुंबद, शिहाबुद्दीन ताज खां का मकबरा और दादी का गुंबद। ये सभी मकबरे 15वीं शताब्दी में बनाए गए थे और साधारणतः अठ पहल मकबरों से अधिक ऊंचे थे, लेकिन इन मकबरों में अठ पहला मकबरों की गंभीर सौंदर्य का अभाव दिखाई देता है। लोधी सुल्तानों के समय निर्मित मस्जिदों में मोट की मस्जिद सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ के द्वारा कराया गया था। सर जॉन मार्शल का मानना है कि लोदियों की स्थापत्य कला में जो कुछ भी श्रेष्ठता है, उसका संक्षिप्त रूप मोट की मस्जिद के रूप में विद्यमान है। इसमें स्वतंत्र कल्पना, डिजाइन की स्पष्टता, विविधता, प्रकाश और साँचे तथा रूपरेखा और रंग के समन्वय का जो प्रदर्शन है, वह इसको इस्लामिक कला के संपूर्ण क्षेत्र में सावधिक, ओजस्वी और सुंदर इमारत का स्थान दिलाता है। धन्यवाद।